आज की वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली वीडियो देख लीजिए। तो चलिए हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को शुरू करते हैं। दरअसल जे थॉमसन का कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, वह एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस हो गया। सारी जगह पर जे थॉमसन के चर्चे होने लगे। उनका यह एक्सपेरिमेंट हर जगह पर चर्चा का विषय बन गया। हर जगह पर कई सारे साइंटिस्ट और कई सारे फिजिसिस्ट उस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को स्वयं से खुद से करने का प्रयास करने लगे। हम भी करते हैं, हम भी देखते हैं कि किस तरह जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, हम खुद भी कर देखेंगे। तभी हम मानेंगे जब हम खुद भी इसको कर देख पाएं। उन्हीं साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट गोल्डस्टीन भी रहे होंगे। गोल्डस्टीन ने भी जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट को सुना और उन्होंने कहा कि मैं भी इसको करके देखता हूँ। गोल्डस्टीन ने वैसे ही अरेंजमेंट किए जैसे थॉमसन ने किए थे। गोल्डस्टीन ने एक ग्लास ट्यूब लिया और फिर उसमें कैथोड और एनोड चूज किए होंगे। जे थॉमसन ने एक बात कही थी कि जो कैथोड रेस का नेचर है वह कैथोड प्लेट के शेप, साइज और ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। कैथोड प्लेट किस मेटल की बनी है हमें उससे तो फर्क पड़ता है, मगर कैथोड प्लेट किस शेप, साइज और ज्योमेट्री की है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कैथोड प्लेट एल्यूमिनियम की हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कम पोटेंशियल पर हमें कैथोड रेस ऑब्जर्व हो जाती हैं अगर प्लेट एल्यूमिनियम की हो तो। और फिर गोल्डस्टीन ने इसी बात को अपने दिमाग में रखा और कहा मुझे एल्यूमिनियम की ही प्लेट चाहिए कैथोड बनाने के लिए। और वह एल्यूमिनियम प्लेट किसी भी शेप और साइज की हो मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चाहिए है सिर्फ एल्यूमिनियम प्लेट। और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम प्लेट ढूंढने के लिए गोल्डस्टीन अपने जंक यार्ड में गए, जहां घर के सारे पुराने सामान रखे होते हैं, या फिर हम यह कहें कि वह अपने स्टोर रूम में गए एल्यूमिनियम प्लेट ढूंढने के लिए। लेकिन वहां पर काफी समय ढूंढने के बाद भी उन्हें वह प्लेट नहीं मिली। पर आखिर में वह अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसन के पास गए और वॉश बेसन में जो एक प्लेट होती है जिसके द्वारा सारा पानी नीचे जाता है, उन्हें वह प्लेट दिख गई। उनको वह परफोरेटेड प्लेट दिख गई और उन्होंने उसी प्लेट को निकाल लिया। पता नहीं वह किस रीजन के लिए हाथ धोने गए थे, पर जो भी हो उनके हाथ धोने की वजह से उनको वॉश बेसन से एल्यूमिनियम प्लेट मिल गई। लेकिन बस उस प्लेट में परफोरेशन थी, उस प्लेट में छेद थे। परफोरेटेड प्लेट में छेद होते हैं और उन्होंने उसी परफोरेटेड प्लेट को कैथोड की जगह पर फिक्स कर दिया। उन्होंने कैथोड की तरह उस प्लेट को इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें जे थॉमसन की बात याद थी कि कैथोड रे कैथोड प्लेट की शेप, साइज और ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती, वह उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। इसलिए उन्होंने उस परफोरेटेड प्लेट को इस्तेमाल किया, या फिर यूं कहें वॉश बेसन वाली प्लेट को इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने एनोड प्लेट को सेट किया। एनोड प्लेट किसी भी शेप की हो सकती थी, वह कैसी भी हो सकती थी। और उन्होंने ग्लास ट्यूब में इनर्ट गैसेस रखी जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियोन। पोटेंशियल लगा दिया हाई वोल्टेज का, प्रेशर कम करने के लिए सक्शन पंप लगा दिया। मतलब पूरा वैसा ही सेटअप किया जैसे जे थॉमसन ने किया था। बस सिर्फ एक ही चीज में फर्क था, वह थी कैथोड प्लेट। गोल्डस्टीन ने कैथोड प्लेट में छेद थे, बस यही फर्क था, यही डिफरेंस था। और गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट के दौरान वही कैथोड रेस को ऑब्जर्व किया जिस तरह की कैथोड रे जे थॉमसन ने ऑब्जर्व की थी। मगर इन कैथोड रेस को देखने के अलावा गोल्डस्टीन ने एक और एडिशनल ऑब्जर्वेशन करा कि यह जो परफोरेटेड प्लेट है, परफोरेटेड कैथोड प्लेट है, उसके पीछे ग्लास ट्यूब है। उस ग्लास ट्यूब का सरफेस चमकने लगा, यह साइन करने लगा। ठीक जहां पर परफोरेशन है, जहां पर छेद है, उसके पीछे ग्लास ट्यूब साइन करने लगा। उन्हें ब्राइट येलो कलर की साइनिंग दिखी। यह एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन है जो गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व की थी। इस तरह की कोई भी फिनोमेना जे थॉमसन ने अपने आर्टिकल लिखते समय अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान नहीं बताया था। गोल्डस्टीन यह जो बात ऑब्जर्व कर रहा था यह बिल्कुल नई थी, एक नया ऑब्जर्वेशन था। और जब गोल्डस्टीन ने इस नई बात को देखा तो उसने सोचना चालू किया कि बाकी सब तो ठीक है, ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था। मैं सब कुछ देख सकता हूँ जैसा जे थॉमसन ने बताया था। कैथोड रे पर उसने क्रॉस भी रखा, पेडल व्हील भी रखा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई। सब ऑब्जर्वेशन करेक्ट थे, मगर यहाँ पर उसने एक नई बात देखी। और यह नई बात उसने कब देखी? जब कैथोड प्लेट की जगह पर उसने एक परफोरेटेड प्लेट ली। इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए गोल्डस्टीन के दिमाग में जो सबसे पहला रिएक्शन आया कि यदि कैथोड प्लेट से कैथोड रे एमिट हो सकती हैं और वह रेस कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर सकती हैं, तब तो एनोड प्लेट से भी एनोड रेस एमिट होनी चाहिए, जिन्हें हम एनोड रे कह सकते हैं। और यह रेस एनोड से कैथोड की तरफ मूव होनी चाहिए। तो गोल्डस्टीन ने एनोड रेस के कंसेप्ट रखा और अपना एक्सपेरिमेंट सबको दिखाया। लेकिन फिर सबने गोल्डस्टीन से यह सवाल किया कि अगर आप इसको एनोड रेस कह रहे हैं तो इसके बारे में हमें और भी तो बताइए। जे थॉमसन सिर्फ कैथोड रेस कहकर थोड़ी ना रुके थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो आप भी तो एनोड रेस के बारे में कुछ और बताइए, आप भी तो कुछ एक्सपेरिमेंट करिए जिसे जे थॉमसन ने किए थे, जिससे कि एनोड रेस के एग्जिस्टेंस को प्रूव करा जा सके। गोल्डस्टीन ने कहा ठीक है चलिए करते हैं एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सबसे पहले क्रॉस रखा, जिस जगह पर वह एनोड रेस होने की बात कर रहे थे वहां पर उन्होंने क्रॉस रखा, लेकिन कोई शैडो नहीं दिखी। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने पेडल व्हील रखा।
पैडल व्हील भी नहीं घूमा। फिर से एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई लेकिन कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया। अब सारे एक्सपेरिमेंट फेल होने के कारण गोल्डस्टीन ने स्वयं से ही मान लिया कि एनोड रेज जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मगर फिर भी यह फिनोमेना तो हो रहा है, शाइनिंग दिख रही है, लेकिन इसको समझाना तो पड़ेगा ना। गोल्डस्टीन ने इसके बारे में सोचा और समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा एटम होता है न्यूट्रल, एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम पर ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है और ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इस एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है और इन इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकाला जा सकता है और इन इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से ही हमें कैथोड रेज ऑब्जर्व हो रही है। और यदि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब निश्चित ही एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ साथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना भी कंपलसरी है, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्लास ट्यूब के अंदर है गैस। ग्लास ट्यूब के अंदर जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वह गैस एटम से टकराते हैं, तो गैस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, उनको बाहर फेंक देते हैं। और गैस एटम के इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाने की वजह से गैस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उन्होंने समझाया जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गैसेस एटम से टकराएंगे तो गैस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे, उनको बाहर फेंक देंगे। खुद तो हाई वेलोसिटी से हैं ही, लेकिन टकराते हुए अपने संग गैस एटम के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर जाएंगे। खुद तो बाहर जाएंगे ही, उसको भी साथ लेकर जाएंगे। तो इस तरह जब गैस एटम के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर यह पॉजिटिवली चार्ज गैस एटम नेगेटिवली चार्ज कैथोड प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और गैसियस एटम पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे के पास आने लगेंगे और उससे टकरा जाते हैं। अगर वह प्लेट बिल्कुल फ्लैट हुई तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन अगर प्लेट परफोरेटेड हुई, उसमें छेद हुए, तो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम अपने हाई मोमेंटम की वजह से कैथोड प्लेट के उस पार चले जाएंगे और क्योंकि मोमेंटम हाई है तो वह ग्लास सरफेस से टकराते रहेंगे और कंटिन्यूसली ग्लास सरफेस से टकराएंगे। बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज गैसियस एटम ग्लास सरफेस से टकराने की वजह से ग्लास का सरफेस हीट अप हो जाएगा और हमें कंटिन्यूसली शाइनिंग दिखेगी। तो गोल्डस्टीन ने कहा कि डेफिनेटली कुछ इस तरह का फिनोमेना यहाँ पर हो रहा है। मगर यहाँ पर एक और बात हुई, इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट हो जाने की वजह से गैसियस एटम पॉजिटिवली आयनाइज हो गया। तो यह कैसे हुआ? एटम तभी तो पॉजिटिवली आयनाइज होगा जब उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो। तो फिर गोल्डस्टीन ने बताया कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ। और फिर गोल्डस्टीन ने अलग अलग गैसों से इस एक्सपेरिमेंट को करा, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और फाइनल में उसने हाइड्रोजन गैस को चुना। और उसने ऑब्जर्व किया कि जब हाइड्रोजन गैस आयनाइज होती है तो उसके पास मिनिमम पॉजिटिव चार्ज आता है मिनिमम मास के साथ। और उस समय यह बात सबको पता थी कि हाइड्रोजन के पास सबसे कम मास होता है, सबसे कम साइज भी होता है। गोल्डस्टीन ने कहा कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और अगर उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दें तो उसके पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा जिसके पास मिनिमम मास और मिनिमम चार्ज होगा। और फिर उन्होंने इस मिनिमम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन का नाम दिया और यही थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और फिर उसके बाद गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के चार्ज और उसके मास को भी कैलकुलेट किया। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस उसका नेचर अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। बस साइन अपोजिट है, नेचर अपोजिट है। इसके बाद गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के मास को भी कैलकुलेट किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमको मालूम था और हाइड्रोजन गैस का मास भी हमको मालूम था। तो हाइड्रोजन गैस के मास से इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो प्रोटॉन का मास मालूम पड़ गया। तो इस तरह गोल्डस्टीन ने मास ऑफ प्रोटॉन बताया। तो दोस्तों, यह सब था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएं।